बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता के बाद अब माघ मेला 2026 की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। शहर की सड़कों और रेलवे स्टेशनों से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों की डिवाइडरों की साफ सफाई और रंगाई पुताई चल रही है। सड़कों को एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है ताकि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्य नगरी का एहसास हो सके। बिजली विभाग के खंभों को दुरुस्त करने के लिए मेला क्षेत्र में चकट प्लेट बिछाने का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का पूरा जोर माघ मेले को महाकुंभ जैसी भव्यता और दिव्यता देने पर है, जिससे कि संगम तट पर एक बार फिर से रोशनी से ये संगम नगरी जगमगा उठेगा। तो प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। बताते आपको चले कि यहां पर हर काम जो है वो अपने अंतिम चरण पर है। जिस तरह से माघ मेले की तैयारियां की जा रही है, काम लगभग पूरा हो चुका है और महाकुंभ को जिस तरह से भव्य अंदाज में आयोजित किया गया था, उसी तरह से माघ मेले की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। ये भी आपको बताते चले कि सड़कों की रंगाई पुताई चल रही है, रंग रोगन का काम लगभग पूरा हो चुका है। माघ मेले में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने वाले हैं, भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिलेगी, जिसके तहत पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक से लेकर हर एक चीज, बिजली की व्यवस्था कर ली गई है, सड़कों डिवाइडरों का कामकाज चल रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारी जो है वो समय समय पर काम का जायजा ले रही हैं, लोगों को दिशा निर्देश दे रही हैं। जिस तरह से महाकुंभ को भव्य अंदाज में उसका आयोजन किया गया था, भव्य अंदाज में महाकुंभ संपन्न हुआ, उसी तरह से माघ मेले की तैयारियां भी यहां पर जोरों शोरों से जारी है। लगभग मेले की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचते रहते हैं, तैयारियों का जायजा वो लेते हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन देव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से भव्य माघ मेले की तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से की जा रही है, अब तक का काम जो है वह किस स्तर तक पहुंचा है? माघ मेले की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है और माघ मेले के अंदर तो काम हो ही रहा है, लेकिन जब शहरों से जो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए जब पहुंचेंगे तो शहरों को भी जो सड़कें हैं, जो डिवाइडर बने हुए हैं, उन डिवाइडरों की रंगाई पुताई का काम जारी है। सारे खंभों में जो है, जो बिजली के खंभे हैं, स्टाइलिश तरीके से जो है महाकुंभ में उन खंभों को लगाया गया था, तो उन खंभों में भी लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पेड़ों पर जो है लाइटिंग डाली गई है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे जो है, यहाँ पर पेड़ों पर भी लाइटिंग, जैसे ही महाकुंभ में आपने देखा होगा, ठीक वैसे ही इस बार माघ मेले में भी उसी तर्ज पर जो शहरों से जब यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, जब श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे तो उनका जो दृश्य है वो मनोरम होगा और उन्हें लगेगा कि वास्तव में किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां उन्हें सनातनियों का एक जो महापर्व माना जाता है। तो आस्था को लेकर के जो सजावट है उस पर ध्यान सरकार दे रही है और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी जो है इसके लिए पूरा सहयोग कर रहा है। मजदूर जो है काम कर रहे हैं दिन रात और मेले के अंदर भी इस तरह की पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। प्लाटून जो पुल है उनको जो है मेंटेन किया गया है, जो चकट प्लेटें हैं जिस पर जो रेत पर जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनकी गाड़ियां न धंसे, ऐसे में चकट प्लेटें भी बिछाई जा रही हैं। बिजली विभाग की तरफ से जो खंभे हैं वो लगभग तैयार कर लिए गए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जो पौष पूर्णिमा जो स्नान है उसके पहले पहले तैयारी पूरी हो जाएगी, तो ऐसे में तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है। प्रयागराज में ठंड बहुत पड़ रही है, ऐसे में प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है और जगह जगह अलाव की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका सरकार खासा ध्यान रख रही है। और अगर कोई स्टेशन से पहुंचता है, अगर सड़कों पर भी आता है तो सड़क पर उसे अलाव मिलता है और उसके बाद जैसे ही वो मेले के अंदर प्रवेश करता है तो मेले पर भी जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए हैं उन पॉइंट पर आपको अलाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही जो पुलिस के लोग हैं वो भी जो है लोगों को अवगत करा रहे हैं रास्तों से। इस बार जो है, पिछली बार महाकुंभ में जिस तरह से रास्तों को लेकर जो है, जो श्रद्धालु थे उन्हें
दिक्कतें हो रही थी, इस बार जो है संकेत बनाए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु बाहर से आए वो सीधे माघ मेले में जब प्रवेश करें तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो घाटों तक पहुंचने के लिए। उसके लिए इस बार जो है पुलिस के लोगों को भी श्रवण कुमार की भूमिका में जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनका जो स्वभाव है वो श्रवण कुमार की तरह रहेगा। ठीक है पवन, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? पुलिस बल की कितनी संख्या में तैनाती वहां पर होने वाली है? लोगों को किस तरह से गाइड ये पुलिस बल करेंगे? सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर मिशन शक्ति जिस तरह से सरकार का ये चल रहा है और उसमें जो महिलाएं बेटियां हैं उनको जो है खास तौर से जो पुलिस के लोग हैं वो स्कूलों में जाकर जागरूक कर रहे हैं मिशन शक्ति को लेकर के भी। ऐसे में माघ मेले की भी तैयारी चल रही है और प्रशासन की तरफ से उसको भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। चौराहों पर जो है पुलिस जो है चहलकदमी करती है, हर चौराहे पर आपको पुलिस के लोग नजर आते हैं और इस बार जो है पुलिस के लोग नजर तो आएंगे लेकिन वो रास्ता अगर आप भटक रहे हैं, बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वो जानकारी भी दे रहे हैं क्योंकि बाहर से जो पुलिसकर्मी आते हैं उन्हें जानकारी प्रयागराज की नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पुलिस के लोग जितने भी जो रंगरूट रहेंगे, जो सिपाही रहेंगे, जो दरोगा रहेंगे, उन सभी लोगों का प्रशिक्षण पुलिस लाइन में किया जा रहा है। मेले में जो पंडाल लगाए गए हैं वहां पर भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कहां पर प्रयागराज में कैसे किस रास्तों से श्रद्धालु सीधे संगम तक पहुंचे। और सुरक्षा को लेकर के जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, जो जल पुलिस है, अगर श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है स्नान के समय तो वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी रहेंगी, जल पुलिस के लोग भी मौजूद रहेंगे और जो स्टीमर है उसके जरिए भी वहां पर जो है भ्रमण करते रहेंगे और सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम जो है प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हर एक दृष्टिकोण से तैयारियां जोरों शोरों से यहां पर की जा रही है। चाहे सुरक्षा की बात करें, श्रद्धालुओं की सुविधाएं की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया पवन। फिलहाल वक्त स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे संभल की, जहां पर विवादित जामा मस्जिद के बाद अब कब्रिस्तान की जमीन पर प्रशासन ने 22 अवैध कब्जों की पहचान कर ली। राजस्व ग्राम कोट के गाटा संख्या 32-2 की पैदाइश के दौरान पाया गया है कि नानजेट की इस जमीन पर अवैध निर्माण किए गए। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे गाटा नंबर में कोई भी वैध निर्माण दर्ज नहीं है। बताते ये भी आपको चले कि पैमाइश की प्रक्रिया 8 थानों की पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी की गई है, जिसमें कि कुछ कब्जे पुराने और कुछ नए पाए गए हैं। प्रशासन अब सभी कब्जा कराने वालों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। वहीं डीएम ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोट है जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गजराम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से वहां पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है संभल में, क्या कहेंगे आप? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कहना चाहूंगा संभल में जो विवादित जगह थी, जो मस्जिद और हरिहर मंदिर का जो विवादित जगह थी उसके पास में ही मस्जिद वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जो है 8 बीघा जमीन है कब्रिस्तान की। उसके कब्रिस्तान के कुछ हिस्से पर वहीं के लोगों ने चारों तरफ से दुकानें और 3 मंजिल मकान भी वहां पर बना लिए हैं, उस पर अवैध कब्जा किया है, जिसको लेकर के डीएम से शिकायत की गई थी। डीएम ने आज वहां पर नापतोल कराई थी। 22 उसमें लेखपाल और राजस्व विभाग की फुल टीम थी जिसने वहां पर आज नापतोल की थी। उन दुकानों की नापतोल हुई थी, मकानों की नापतोल हुई थी, जिनके लिए डीएम ने बताया कि इनको सभी को नोटिस दिया जाएगा, जिसमें कि वो लगभग 22 दुकानें हैं जिनकी नापतोल की गई थी, चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इसी को देखते हुए आज सुबह से ही पूरे
उस मोहल्ले में और जो गली गलियारे थे उनके लिए बैरिकेडिंग लगा करके, और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल आरआरएफ की टीम थी, और वहां पर पीएसई फोर्स और 8 थानों की पुलिस जो थी तैनात की गई थी, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। क्योंकि 2024 में भी यह हिंसा हुई थी सर्वे के दौरान, जहां पर मस्जिद का सर्वे हुआ था, उस दौरान कई मौतें भी हुई थी, पथराव हुआ था, पुलिस घायल हुई थी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज जो यहाँ के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, तो आपको बताते चले कि अवैध अतिक्रमण पर यहां पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने नोटिस पहले भेजा था, नोटिस के जवाब के बाद एक कार्रवाई की गई है। संभल का ये पूरा मामला है। कब्रिस्तान की जमीन पर 22 अवैध जो कब्जे किए गए थे उन पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर देखने को मिली। पुलिस फोर्स की तैनाती में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चलिए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर मुरादनगर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद हत्या के आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने आरोपी को रुकने का इशारा किया तो उसने टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने पुरानी रंजिश और छेड़छाड़ के विवाद में 27 दिसंबर को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा कारतूस वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। मुरादनगर पुलिस को मुखबिर खास की एक सूचना थी कि हत्या से संबंधित एक युवक भावपुर क्षेत्र में है। उक्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा भावपुर डबल रोड के आसपास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक युवक जो पुलिस टीम को देखते ही भाग खड़ा हुआ। जब उसका पीछा किया गया तो युवक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में युवक के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान गुलशन उर्फ गुल्लू पुत्र जमीलुद्दीन के रूप में हुई है। युवक के पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद हुक्का कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और एक चाकू बरामद हुआ है जो हत्या में प्रयुक्त था। उक्त युवक थाना मुरादनगर पर पंजीकृत 655/25 हत्या के अभियोग से संबंधित वांछित है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वासु कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है, इस पे कितने बदमाश घायल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, मुठभेड़ को लेकर? देखिए मनीषा, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में मात्र 12 घंटों में ही पुलिस द्वारा 2 मुठभेड़ें की। जहां पहली मुठभेड़ अंकुर विहार में देर रात हुई थी, जहां 25-25 हजार के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। अगर उनकी बात करें जो अंकुर विहार में मुठभेड़ हुई थी उसमें एक सोहेल और दूसरा मन्नू, ये इस तरीके के अपराधी थे, हिस्ट्री सीटर थे। उन्होंने बीते 11 दिसंबर को शिवम नामक युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी। उसके बाद मुरादनगर थाना क्षेत्र में दूसरी मुठभेड़ हुई थी, जहां भोवापुर कट पर पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी। चेकिंग अभियान के दौरान ये मुखबिर की सूचना पे ये जो अपराधी था, इसे जो कि 6 महीने पहले हत्या करके फरार हो गया था, उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। देखिए मनीषा, लगातार जो गाजियाबाद पुलिस है लगातार इस तरीके के अपराधियों पर शिकंजा कसी हुई है, चाहे हत्या हो, चाहे बदमाश हो, चाहे स्नैचर हो, लगातार पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी एक कार्रवाई आज लौनी में देखने को मिली, जहां हिस्ट्री शीटों को लेकर डीसीपी देहात सुरेंद्र तिवारी द्वारा तमाम जो थाने हैं उनके एसएचओ को लेकर जो हिस्ट्री शीटर उन पर तफ्तीश की गई। लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि किसी हिस्ट्री शीटर को पकड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस द्वारा देहात जोनों में छानबीन की जो हिस्ट्री शीटर की जांच, वासु आरोपी ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है, उसके पास से कारतूस भी बरामद किया गया। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? ये जो आरोपी है बड़ा शातिर है, इसने रंजिश के चलते ही अपने ही जो जानने वाले की हत्या की थी और 6 महीने पहले फरार हो गया था। लेकिन पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल
कर रही थी और इस आरोपी को तलाश रही थी। जैसे ही पुलिस को आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि यह युवक भुआपुर कट के पास गुजरने वाला है, तो पुलिस पहले ही वहां घात लगाए बैठी थी। और जैसे ही पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश, इसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबदेही में पुलिस ने इस पर फायरिंग करी और इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से एक तमंचा और कुछ वस्तुएं भी बरामद की। मनीषा जी बिल्कुल, तो पूरी कार्रवाई की गई है और बताते आपको चले कि इस पूरी कार्रवाई में जवाबी फायरिंग में जो आरोपी है वो घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। तमाम जानकारी के लिए वासु बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बात करेंगे बहराइच की, जहां पर केसरगंज के मझारा तोकली इलाके में खूंखार भेड़िए के आतंक से मुक्ति मिली है, जहां पर वन विभाग की टीम ने 8वें आदमखोर भेड़िए को मार गिराया है। और खूंखार भेड़िए ने इलाके में आतंक मचा रखा था और अब तक 1 दर्जन से अधिक मासूमों को ये जान ले चुका है। और इस पूरे मामले में वन विभाग की टीम लगातार इस भेड़िए की जांच पड़ताल कर रही थी। वन विभाग की टीम लंबे समय से जंगलों की खाक छान रही थी। इस सफलता के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि वन विभाग अब भी पूरी तरह से सतर्क है। संदिग्ध इलाकों में लगातार गश्त जारी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अब कोई और भी खतरा बाकी नहीं है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनिरुद्ध, जिस तरह से आदमखोर भेड़िए का आतंक यहां पर जारी था, वन विभाग की टीम ने 8वें भेड़िए को भी मार गिराया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? ये मनीषा, आतंक का पर्याय बना हुआ भेड़िया, जिसकी वन विभाग द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। और आज 8वें भेड़ियों को मार गिराया गया है, जो आतंक का पर्याय बना हुआ था। लगातार वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है और भेड़िए को छान रही है और एकदम उसकी पदचिन्ह और उसके ड्रोन कैमरों की निगरानी से उसकी तलाश की जा रही है। और जहां मिल रहा है उसको वन विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो भेड़िए हमला कर रहे थे, उस कैसरगंज के थाना क्षेत्र के मझारा तोकली में आज एक 8वां भेड़िया मारा गया है। और इस भेड़िए के ने आतंक मचा रखा था। इस गांव में, मझारा टोकली गांव में कम से कम लगातार कई भेड़ियों ने हमला किया था। 24 लोगों पर हमला किया था। तो लगातार भेड़ियों के हमलों से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा भेड़ियों की तलाश की जा रही है और उन्हें मारा जा रहा है। जी अनिरुद्ध, क्या इस इलाके में अभी और भी भेड़िए छुपकर रह सकते हैं, जिस तरह से वन विभाग की टीम यहाँ पर गश्त चला रही है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? हाँ, ये घाघरा का कछार है जहाँ भेड़ियों का गढ़ होता है। वो अब कछार में रहते हैं। तो ऐसे में भेड़ियों की तलाश लगातार होती है। वो कितने तादाद में हैं इसकी अभी तक किसी को पुष्टि नहीं है कि कितने होंगे, लेकिन लगातार भेड़ियों का जिस तरीके से आतंक है और लगातार वो ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, मासूमों का निवाला बना रहे हैं, तो उस तरीके से भेड़िए की तलाश जारी की जा रही है। और जहां भी भेड़िए देखे जा रहे हैं उनको मार दिए जा रहा है। अनिरुद्ध, जिस तरह से भेड़ियों का आतंक वहां पर जारी था, ग्रामीण भी काफी दहशत में वहां पर जी रहे थे। अब भेड़िए जो मारे जा चुके हैं, ऐसे में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली होगी। ग्रामीणों को क्या कुछ कहना है? लगातार भेड़िए के हमले से जो आतंक का पर्याय बना होता, ग्रामीणों क्षेत्रों में दहशत मचा रखा था। ग्रामीणों के का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। उनका रहना, उनको मासूमों की सुरक्षा कैसे करें, अपने घर की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वो अपनी किसानी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में आतंक के भेड़ियों की लगातार वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम कर रही है, उनको मार रही है। तो ऐसे में ग्रामीणों का जो दहशत है वो कम हुआ है और वो राहत की सांस ले रहे हैं। तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अनिरुद्ध, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त